हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक की इस क्लास में मैं पांडे क्लासेस की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? ओके राइट। देखिए, सबसे पहली बात कि ये क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये चार्ज बॉडी है तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती रहेंगी, आपको ऐसा दिखेंगे। असल में जैसे ये एक कोई चार्ज बॉडी है या ये कोई चार्ज बॉडी है, तो यहां पर अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर वो चले, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सपोज करिए, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये एक चार्ज है। देखिए, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये क्या होगा? रिपेल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा। ओके, अगर मैं उसको यहां रखता इस जगह पे तो वो इस तरफ रिपेल हो जाता। अगर मैं उसको यहां रखता तो इस तरफ रिपेल हो जाता, यहां रखता तो इस तरफ रिपेल हो जाता, यहां रखता तो इस तरफ रिपेल हो जाता, यहां से इस लाइन के अलाउंग जाता, इस लाइन के अलाउंग जाता। तो जिस लाइन का कि जिस पाथ पर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस लाइन के अलाउंग मूव करेगा, उस लाइन को, उस पाथ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। अगर देखिए यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो वो स्ट्रेट रिपेल होगा। जहां भी आप रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ रिपेल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा रिपेल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा रिपेल हो जाएगा, इस तरह से चारों तरफ, लाइक दिस। देखिए, तो इस तरह से जिस पॉइंट पर वो चलेगा, जिस पॉइंट पर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलेगा, उन पॉइंट्स को मिलाने पर जो हमें लाइन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस तरह की कोई लाइनें चार्ज पार्टिकल से नहीं निकलती, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना? इट इज द पाथ along which a unit positive charge could move when placed in an electric field। जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डेफिनेटली या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जो भी होगा। अगर उस पर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा तो वो जिस पाथ पर मूव करेगा, उस पाथ को अगर हम पॉइंट वाइज जोड़ें तो वो जो भी कर्व आएगा, जो भी लाइन आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सिंपल। ओके, यहां देखिए, ओके, यहां देखिए ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर है तो क्या होगा? +1 कहां रखेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस पाथ के अलावा अंदर की जो लाइन है, इससे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था तो उसमें क्या हो रहा था? रिपेल कर रहा था, बाहर की ओर लाइन निकल रही थी। यहां पर सेंटर की ओर चार्ज बॉडी के सेंटर की ओर
चार्ज पार्टिकल इस चार्ज स्फीयर के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस पाथ का वो अलोंग दिस पाथ को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इस तरह का हमको एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, ओके, तो पॉजिटिव में सेंटर से बाहर की ओर निकलेंगी लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, तो बाहर की ओर। और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो अंदर की ओर आएगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, दो बातें। तीसरी बात देखिए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आसपास रखे हुए हैं तो अब दोनों के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक उसको रिपेल करेगा और दूसरा उसको अट्रैक्ट करेगा। यहां आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये देखिए आप ये डायग्राम को, ये देखिए मैं एक स्टेप में बता रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी है। यहां पर जब हम कोई +1 चार्ज रखेंगे तो जब वो इस चार्ज के पास है तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह से उसने क्या किया, इसको धक्का देके कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। अब देखिए ये पहुंच गया वो, ठीक। अब देखिए जब वो यहां पहुंच गया तो ये वाला प्लस चार्ज जो ये तो इसको अभी भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, लेकिन ये माइनस वाला जो है इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा इस तरह से। ओके, इस तरह से ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आ जाएगा, बीच में कहीं आ जाएगा। ओके, देखते हैं। ये देखिए ये रिजल्टेंट आ गया। ओके, ये एक फोर्स प्लस ने लगाया, ये माइनस ने लगाया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। जब वो चार्ज यहां पहुंच गया, रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू वो यहां पहुंच गया, तो यहां पर अब फिर से ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा और ये माइनस वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस जगह पे पहुंच गया। अभी +1 यहां पर था, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको खींचा, अट्रैक्ट किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आया, ऐसा आया। वो प्लस चार्ज यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंच गया तो इसने फिर से रिपेल किया इस तरफ और ये फिर से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। जब ये अट्रैक्शन ऐसा आएगा तो इन दोनों के रिजल्टेंट फिर से बीच में कहीं आएंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, देखिए ये इसने रिपेल किया, ये इसने अट्रैक्ट किया, अब इनके बीच में आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ गया। अब जब वो यहां पहुंच गया, इस जगह पे +1 आ गया, तो इसने फिर से रिपेल किया और ये इसको फिर से अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा, इस समय अब ये +1 प्लस चार्ज जो है किसके पास है, माइनस वाले के पास, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स डेफिनेटली कम होगा। तो इसका झुकाव जो है वो किसकी तरफ खींचेगा, माइनस चार्ज की ओर खींचेगा। देखिए आप ये अट्रैक्शन, ये झुक गया और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, इसके पास। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, जहां जहां वो फाइनली पहुंचा है, तो इस तरह से एक लाइन, एक कर्व हमको मिलेगा, राइट। ये हमने दूर दूर लिया इसलिए थोड़े थोड़े से आपको कॉर्नर्स देखने हैं, लेकिन अगर आप बहुत पास पास सारे पॉइंट्स देखोगे तो जब सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे तो आपको एक स्मूथ कर्व वहां पर देखने को मिलेगा। ये देखिए आप रिजल्टेंट, ये सारे रिजल्टेंट दिखा रहा हूं, ये +q, ये -q। फाइनली जब मैं इन सारे कॉर्नर्स को जोड़ूंगा तो आपको कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी। किसी भी पॉइंट पर ये रिजल्टेंट, अगर हम टेंजेंट डालें इस पॉइंट पे, जैसे ये रिजल्टेंट था, इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट था, इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट था, इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट था, तो उस कर्व लाइन पर किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप इमेजिन करिए ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी, ऐसी थी ना, ये। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट
on the curve represents the direction of intensity of electric field at that point. What is intensity of electric field? Force on unit positive charge. तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कैसा लग रहा था? ऐसा. इस पॉइंट पर कैसा लग रहा था? देखिए ऐसा. इस पॉइंट पे कैसा लग रहा था? देखिए ऐसा. ओके, तो आप समझते भी जाइए ताकि आपको रटना ना पड़े किसी भी चीज को. ये हो गया. ये प्लस और माइनस के कारण देखिए टोटल कैसे मिलेगा? ये प्लस ये माइनस है ना, सारी लाइंस. ये ऐसे इधर होगा तो ऐसा, बीच में होगा तो सीधा चला जाएगा. इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम प्लस माइनस का. यहां देखिए, ठीक, अगर यहां आप प्लस वन कर देंगे तो ये सीधा सीधा इधर क्या कर देगा? रिपेल कर देगा. यहां से कोई चार्ज होगा तो इधर अट्रैक्ट होगा, वो घूम के नहीं आएगा. तो इस तरीके से प्लस से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और माइनस पे जाकर खत्म होगी. तो ये देखिए ये ओपन कर्व बनाती है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कर्व क्या होता है? ओपन, क्लोज्ड नहीं है, वापस नहीं आती है, माइनस से प्लस की ओर नहीं आती. यहां पे माइनस पे जाकर खत्म हो जाएगी. सो दे फॉर्म ओपन कर्व. एक चीज और, ठीक है. दूसरा आप देख रहे हैं, चाहे आप प्लस चार्ज को देखें चाहे माइनस चार्ज को देखें, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डेंस है, यहां पर डेंस है. लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो यहां पर डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. तो जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डेंस रहेंगी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? स्ट्रांग रहेगी, ज्यादा रहेगी. और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो चार्ज जहां पे है, जहां पे चार्ज बॉडी है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी और बीच में जाकर के कम हो जाती है. ओके, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. और जहां डेंसिटी कम होगी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम होगा, ई का मान कम होगा. ओके, तो ये प्लस और माइनस के लिए डायग्राम. अब देखिए दोनों अगर प्लस प्लस हो तो क्या होगा? ये इसको चलाते हैं, ये दोनों प्लस है. यहां अगर आप प्लस पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. अब जब इसके पास था तो इसका रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सेंटर की ओर पहुंचेगा तो दोनों का फोर्स क्या होने लगेगा? बराबर लगने लगेगा. ये भी रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा. तो वो आगे ना बढ़ करके किस तरफ चला जाएगा? ऊपर की ओर, रिजल्टेंट फोर्स. ऐसे ही अगर यहां रखोगे इधर इस तरह से, तो अब प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ना पहुंच करके, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है. अगर किसी बीच के पार्टिकल में दोनों तरफ से फोर्स लगेंगे तो वो आप समझिए कैसा होगा. इमेजिन देखिए, मैं क्लियर करूंगा. अभी एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है ना. अब यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया तो ये फोर्स ऐसा लगाएगा, ये फोर्स ऐसा लगाएगा. तो दो उस पॉइंट पर फोर्स कैसे लगेंगे? ऐसे. तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा. ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा. तो वो चार्ज ऐसा चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा. इस बात को समझिए. ऐसे ही नीचे के साइड में देखिए, इधर लगाएंगे तो एक फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा. और एक फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? ऐसा. तो वो नीचे से चला जाएगा. ठीक, रिपल्शन के कारण इस बात को समझना होगा. ये रिपेल होंगे लाइंस बाहर की साइड. आप देख रहे हैं यहां पे बीच में कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, मतलब यहां पर कोई चार्ज एक्सिस्ट नहीं कर सकता. मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है. ये लाइन ऑफ न्यूट्रल लाइन है, ये वाली लाइन. बीच में
ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इस लाइन पर मतलब आप कोई भी चार्ज रख दो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अभी अभी हमने देखा है ना, और एंड टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस से रिपेल होगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो फिर दे गोस टू इंफिनिटी, फिर तो सीधा सीधा रिपेल हो जाएंगे उस लाइन के अलावा। ठीक है ना? if no negative charge present then the line of force goes to infinity. Okay, दूसरा, electric lines of forces from form discontinuous और open curve, मैंने अभी भी बताया वो प्लस से माइनस पे पहुंच जाती है, वापस नहीं आती, क्लोज कर्व नहीं बनाती, ओपन कर्व, प्लस से निकली माइनस पे पहुंच गई। अब कर्व क्लोज बंद कब होगा, जब माइनस से वापस प्लस पे आए, पर ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म्स ओपन कर्व, डिसकंटिन्यूअस कर्व। तीसरा, मैंने जो बताया आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मतलब वहां पर अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में टेंजेंट आपका ड्रॉ हुआ। ओके, so the tangent drawn at any point to the line of force gives the direction of electric field at that point. ये सारे पॉइंट्स में जब कर्व ड्रॉ कर हो रहे थे तभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चौथा, these are imaginary lines of forces and repel each other laterally. मैंने बताया कि एक्चुअली ऐसे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकलती, तो these are imaginary lines of forces। दूसरा, repel each other laterally, ये क्या बात है? ये देखिए मैंने आपको क्लियर किया था कि चार्ज के पास ये डेंस है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रही है इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और होना भी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली देखिए, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स किसको शो करती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को। तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो अगर हम इसको इमेजिनेशन से माने कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लैटरली एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। फिफ्थ पॉइंट, two lines of forces will never intersect each other। क्यों नहीं? देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये देखिए, ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये और ये एक लाइन ऑफ फोर्स, इन्होंने यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब इंटरसेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट पर, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक टेंजेंट में इस कर्व के अराउंड डाल सकता हूँ ऐसा, और एक कर्व में एक टेंजेंट में इस कर्व के अराउंड डाल सकता हूं ऐसा। तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ, मतलब अगर मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं इमेजिन, तो क्या होगा, वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। भाई टेंजेंट क्या शो करता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो भाई यहाँ का ये वाला जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हो कि वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। एक कोई भी पार्टिकल एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। सो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? क्लियर? क्योंकि अगर आपने इंटरसेक्ट कर दिया तो उस जगह पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं दोनों कर्व्स के अराउंड, और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साथ एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन होगी
which is impossible, right? ये 6th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस व्हाइल स्टार्टिंग और एंडिंग। आपने देखा जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज बॉडी के सेंटर से निकली और सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज बॉडी के सेंटर पे ही एंटर हुई। ओके, जो स्फीयर होता है या सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से मिलने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। और हमने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो रेडियस के अलावा कोई भी लाइन आएगी, अगर कोई भी कर्व है, कर्व के सेंटर की ओर कोई भी लाइन आएगी वो उसकी सरफेस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हम लोगों ने 10th क्लास में थ्योरम में प्रूफ किया था। ओके, सो रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा सेंटर की ओर आती है या सेंटर से ही निकलती है। रेडियस क्या है, अराउंड द रेडियस मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉर्मल टू द सरफेस व्हाइल स्टार्टिंग और एंडिंग। 6 पॉइंट हो गए। यहां पर एक क्वेश्चन है, which represent correct diagram of electric line of force for a metallic hollow sphere। ये एक metallic hollow sphere है, इसमें ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम सही है। देखिए मैं बताता हूं, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि पहली चीज इसमें 2 गलतियां हैं। हमको अगर प्रॉपर्टीज याद है तो पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में हमने जो पढ़ा था, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, शून्य, 0 होगी। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होगा। ओके राइट, तो अंदर लाइन ऑफ फोर्स तो हो ही नहीं सकती। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। ठीक, दूसरी बात, अब इन दोनों में हम तीसरे और चौथे में बात करें तो तीसरे और चौथे में अगर मैं इस लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो ये लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से जा रही है। ओके, तो मैंने अभी 6th नंबर का पॉइंट पढ़ा कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और मैंने बोला नॉर्मल है इसका मतलब वो किस तरफ मूव करेगी, उसके सेंटर की ओर, उस कर्व के सेंटर की ओर। क्या इसका सेंटर ये है? नहीं, इसका सेंटर कहां पे आएगा, यहां। ओके, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पर उनका जो मूवमेंट है अराउंड द सेंटर की ओर होना चाहिए। तो सेंटर तो यहां है, जबकि इनका मूवमेंट तो सीधा होगा। अब मैं चौथे को देखता हूं तो ये लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से जा रही है, अगर मैं इसको सीधा सीधा बढ़ाता जाऊं तो ये सेंटर की ओर जाएगी। ये निकल रही है, अगर मैं इसको भी पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये किस तरफ जा रही है, सेंटर की। मतलब ये दोनों लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं किस ओर है, सेंटर की ओर। ये सेंटर की ओर जा रही है, ये सेंटर से बाहर की ओर निकल रही है। क्लियर? और अंदर है भी नहीं है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और मूविंग टुवर्ड्स सेंटर। ओके, सो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ठीक से याद है तो आप इनके आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, देन हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में, केमिस्ट्री में पढ़ा था। ओके, तो जब कोई 2 एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, राइट, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड में जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल लिया गया है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पर शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है HCl का और उस मॉलिक्यूल में दो चार्ज सेंटर क्रिएट हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? तो अगर हम सिंपली देखें तो हमें एक ही पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूल पॉइंट से भी छोटा होता है जो हमें दिखता ही नहीं है, वही पॉइंट हमें पॉजिटिव की तरह भी बिहेव करता हुआ नजर आएगा, वही पॉइंट हमें नेगेटिव की तरह भी बिहेव करता हुआ नजर आएगा। सो व्हेन टू चार्ज सेंटर या व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर अपोजिट। सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए हो दो चार्ज जो अपोजिट हो, तब हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हेन two equal and opposite charges kept at very small distance, then the system is called electric dipole. यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है एक माइनस की एक प्लस की, बीच की डिस्टेंस को मैंने 2l से रिप्रेजेंट किया है। 2l एक डेरिवेशन में मैथमेटिकल टर्म आती है इसलिए उसको 2l ले लिया है। आप x या a भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक? और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट अभी मैं बताऊंगा। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? ये तो डाइपोल हो गया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, कोई भी ले सकते हैं, दैट इज q। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैथमेटिकली? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज q into 2l, and it is a vector quantity. Its direction from negative charge to positive charge. Distance between them, p बराबर, p से रिप्रेजेंट करते हैं q into 2l। q चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम, और 2l is the distance, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। ओके, its direction from negative charge to positive charge। Next, intensity of electric field at a point on the axis of an electric dipole। हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं, ए भी हमने लिया, ए पर माइनस q चार्ज रखा है, बी पर प्लस q चार्ज रखा हुआ है, और उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर कि हमको रिजल्टेंट, इन दोनों के कारण यहां पर कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस, देखिए भाई, प्लस q चार्ज के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और माइनस q चार्ज के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, तो हमको उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। ओके, ये P पॉइंट जो है हमने मान लिया कि इस डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर है, r डिस्टेंस पर। ओके, तो हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, जहां पर कि हमको इस डाइपोल के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को हमको यहां पे डिटरमाइन करना है। ओके, अब देखिए ये A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? हमने अभी लिया है 2l। सेंटर से अगर हम आधी डिस्टेंस लें तो ये वाली डिस्टेंस l हो गई और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? l हो गई। यस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 2l। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वहां पर आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो होगा वो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम करेंगे। राइट? मैं तब से अभी तक मैं कम से कम इस बात को 5 बार रिपीट कर चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी डेरिवेशन में जहां भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है। एक्सक्यूज मी, तो रख दिया। अब देखते हैं ये A वाला जो चार्ज है -q, इस +1 को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी? अंदर
और ये प्लस क्यों है, ये इसको क्या करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटसाइड। तो ये EA होगी और ये EB होगी। अब रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालें, देखिए दोनों अपोजिट हैं। अब दो फोर्स एक ही पॉइंट पे अगर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो बॉडी किस तरफ जाएगी, जिस तरफ फोर्स ज्यादा। तो हमें पता ये करना है कि EA ज्यादा है कि EB ज्यादा है, विच इज ग्रेटर, EA और EB। तो अब इसको सोचें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करती है, Q पे और R। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 1/4πε0 Q/r²। Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। ओके, तो Q तो दोनों का ही बराबर है, तो Q में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चाहे हम EA की बात करें चाहे EB की बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हम R देखते हैं, डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो A की डिस्टेंस ज्यादा है, A की डिस्टेंस नो डाउट ज्यादा है, इसकी वजह से EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और B की डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से B की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A का कंपेयर में क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो EB ज्यादा है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, EB माइनस EB, राइट। तो रिजल्टेंट फील्ड एट P विल बी EB माइनस EB। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब EB की वैल्यू कितनी है, फार्मूला तो वही है 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर, राइट। और EA कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस क्या है बेटा, AP का स्क्वायर, राइट। इनकी वैल्यूज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए राइट, ये बराबर 1/4πε0 Q/AP²। और ठीक है, AP कितना है, AP की वैल्यू देख लिया हम यहाँ पे डायग्राम, A से लेकर P तक की डिस्टेंस। देखिए सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस तो R है, ये हमने ले ली, और ये सेंटर से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L। तो अगर मैं R और L को जोड़ दूं तो पूरा AP आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ, तो AP कितना हो गया बच्चों, R + L, राइट। तो ये देखिए 1/4πε0 के Q/r + L का स्क्वायर के अगर कोई मीडियम, मैंने आपको बताया था इन मीडियम ε0 के हो जाएगा और इन एयर और वैक्यूम ε0 हो जाएगा। K की वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट फॉर एयर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, अच्छा अब EB की बात करें तो EB बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के Q/BP का स्क्वायर, B के कारण, राइट। अब BP कितना होगा ये देख लीजिए, ये देखिए B के कारण ये वाली डिस्टेंस लेंगे BP। अब BP कैसे निकालें, ये टोटल सेंटर से R है और ये B से सेंटर की डिस्टेंस L है। तो अगर ये मैं B से P की निकालना चाहता हूं तो मैं ये B के पहले वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये पूरे R में से अगर मैं ये L हटा दूं तो ये जो बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, राइट। सो BP बराबर क्या हो जाएगा, R - L, राइट। तो यहाँ पर EB की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 के Q/r - L का स्क्वायर। ओके, अब हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, EB - EA। EB - EA अगर हम करेंगे तो 1/4πε0 के तो कॉमन है दोनों में, Q भी कॉमन है दोनों में, तो ये बाहर कर दिया 1/4πε0। हमारा रिजल्टेंट E बराबर EB - EA। EB की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 के Q/r - L का होल स्क्वायर। EA की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 के Q/r + L का होल स्क्वायर। तो जब मैं EB में से EA को माइनस करूंगा तो सबसे पहले कॉमन टर्म कॉमन ले लूं मैं, 1/4πε0 के दोनों में है, ये Q दोनों में है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया। ओके, अब EB में क्या बचा, 1/r - L का होल स्क्वायर और EA में क्या बचा, 1/r + L का होल स्क्वायर। ओके, राइट।
एलसीएम ले लो, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे r प्लस l का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। आप अगर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करें और उसमें से a माइनस b के होल स्क्वायर को माइनस करें तो आपके पास एक टर्म बचेगी दैट इज 4ab। तो यहाँ पर r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4rl। यहाँ a और b की जगह क्या है rl, तो 4rl। अच्छा एक चीज और, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो r माइनस l इंटू r प्लस l दैट इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का पे हमने स्क्वायर कर दिया। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में करके एक साथ स्क्वायर दोनों पे मार दिया। मतलब r माइनस l का होल स्क्वायर अलग से लिखा है इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस l इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। तो r माइनस l इंटू r प्लस l क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या हो गया, a प्लस r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 4r, राइट। तो e बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब 4r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ओके, इसको हम डायपोल मोमेंट के टर्म पे लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, q into 2l। q तो है हमारे पास, 2l कहां से आएगा, यहां से। 4r को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 2l into 2r, राइट, 2l into 2r लाइक दिस। तो ये हमने 4r into तोड़ दिए 2l into 2r। तो q into 2l की जगह हमने क्या लिख दिया, p। तो e बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर क्या आ गया, q into 2l की जगह p into 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ r और l को हम देखें। l क्या है, q इन, देखिए 2l क्या होती है, डायपोल की लेंथ, मतलब माइनस q और प्लस q के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो l जो हो गया उसका भी क्या हो गया, आधा। अच्छा, मैंने डायपोल की डेफिनेशन क्या दी थी, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर रखें तो 2l एक्चुअल में बहुत 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 छोटी डिस्टेंस है ऑलरेडी, और उसका भी आधा कर दिया तो वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो गई। अच्छा, r जो है वो हम कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं, उस डायपोल से हम कितनी भी डिस्टेंस पर r की वैल्यू ले सकते हैं कि हमको भाई उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, राइट। तो डेफिनेटली r जो है वो l के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो r स्क्वायर जो है ये वैल्यू l स्क्वायर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वी कैन नेगलेक्ट l स्क्वायर एज कंपेयर्ड टू r स्क्वायर, राइट। सो इफ l इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू r, देन हम इस l स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हटा दिया l स्क्वायर, तो क्या बचेगा बच्चों, r स्क्वायर का स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r की पावर 4, ऊपर क्या है बेटा, एक r, ऊपर के एक r से नीचे का एक r कैंसिल हो गया, तो नीचे r की पावर 4 थी, एक r खत्म हो गया, तो क्या बचा, r की पावर 3। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 2p और नीचे r। तो e बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन r। ओके, तो ठीक, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और डेरिवेशन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। तो धन्यवाद, नमस्कार।